हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने वृद्धि और विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था और वृद्धि और विकास के का जो थ्योरी सेक्शन है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले थ्योरी वाला पोर्शन जरूर देखें, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फिलहाल हम इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, KVS हो, या CTET हो या फिर UP TET हो। कोई भी आपके स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का टीचर एग्जाम होता है, उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख करके ऑप्शन पढ़ने हैं। तो आप देखो यहाँ पर हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, हाँ, ये एक तरीके से सामाजिक विकास को दर्शाता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से या एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ कोई मधुर संबंध बनाता है तो उसको हम सामाजिक विकास के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये आपके संवेगात्मक विकास को दर्शाता है कि बच्चा संवेगात्मक रूप से समायोजित है। क्रोध एवं हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, क्रोध कब लेके आना है, हर्ष कब लेके आना है, कब हमें हंसना है, कब रोना है, कब गुस्सा होना है, अगर ये आप मैनेज करना सीख रहे हो तो वो आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। हालांकि ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन ये संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित बच्चों का कोई इससे लेना देना नहीं है। भाई इसमें ना तो कोई संवेग दिख रहा है, ना कोई सामाजिक रूप से समायोजित वाला कुछ दिख रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त बाकी जो 3 पॉइंट है वो आपको शो कर रहे हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है ये। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब आप देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास निरंतर रूप से होता रहता है। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। चौथा ऑप्शन है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो आपको इसमें देखो, जो उसके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ उसका सैद्धांतिक आधार इनमें से क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण के लक्षण। अब देखो ये कैसे हो सकता है? जब बच्चा पूर्व प्राथमिक विद्यालय या पहली बार जब विद्यालय गया था तो उस समय वो चिल्लाया, उसने अपना गुस्सा जो व्यक्त किया वो चिल्लाकर व्यक्त किया। ठीक है। लेकिन जब बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में गया 2 वर्ष के बाद, तो उसने क्या किया, उसने उस परिस्थितियों से जो पूर्व विद्यालय में उसके साथ थी उससे समायोजन कर लिया, मतलब एकीकरण कर लिया। ठीक है। विभेद वो समझ गया कि मुझे इस स्थिति में क्या करना है। भाई जब वो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में गया होगा तो उसकी टीचर ने उसको समझाया होगा, कुछ आसपास के बच्चों से उसने कुछ सीखा होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया होगा। अब वही बच्चा जब 2 वर्ष बाद कुछ सीख करके प्राथमिक विद्यालय में आया, प्रारंभिक विद्यालय में आया, तो उसने क्या किया, उन परिस्थितियों से एकीकरण कर लिया। वो समझ गया कि अब मुझे यहां पर नहीं चिल्लाना है। ठीक है। तो वो अपना गुस्सा जो है, तनाव को कंधे व गर्दन की पेशियों के को तान करके व्यक्त करता है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास है
मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो ऑप्शन डी इज राइट। ये तो आपको पता होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। और पढ़ लेते हैं ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए हमें। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश और कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, भाई संवेगों का विकास कब होगा, जब उसके कक्ष का जो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। अब देखो, नाराज होना, गुस्सा होना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं आप बताओ। सीधे सीधे आपको पता है कि संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं, तो काम खत्म करिए, संवेगात्मक विकास इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं में आगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन, भाई बहन एवं अध्यापक। तो आप देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जा रही है, इसके दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य हैं। तो उस स्थिति में आपके जो भाई बहन और माता पिता होते हैं, आपका इनसे इंटरेक्शन ज्यादा रहता है, अधिक मात्रा में रहता है। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी को मैंने आपको दो भागों में बांटा था ना, दो भागों में मैंने बाल्यावस्था श्रेणी को बांटा था। कौन कौन सी थी, एक तो थी पूर्व बाल्यावस्था, एक थी उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होगी, मतलब परिवर्ती बाल्यावस्था होगी, वो 6 से 11 वर्ष तक थी। तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। बाल विकास के सिद्धांत के बारे में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, तो पढ़ लेते हैं। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ये सही है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ये गलत है। अनुभव से ही केवल विकास नहीं होता, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। प्रबलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, किसी चीज को उत्साहित करना, एक्साइटेड करना उस कार्य के लिए। फिर है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो विकास ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सके, क्योंकि विकास को हम नाप ही नहीं सकते, तो अनुमान कहां से लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि मैंने बताया था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। मध्य बाल अवस्था में भाषा के बजाय क्या अधिक होता है। मध्य बाल अवस्था की बात की जा रही है, तो मध्य बाल अवस्था में बच्चा समाजीकृत तो होता नहीं है, लेकिन अहम केंद्रित ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन सा जोड़ता है। देखो, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। दूसरा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तीसरा, विकास से स्वतंत्र है। चौथा है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो मैंने आपको विकास की गति के संबंध में 2 सिद्धांत बताए थे। एक तो मैंने बताया था मस्तकाधोमुखी सिद्धांत,
ठीक है। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत मतलब विकास जो होता है वो मस्तिष्क से यानी सिर से पैर की ओर होता है। तो इसको देखिए यहाँ पे, एड़ी से चोटी, एड़ी से चोटी तो कोई है नहीं, ठीक है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, किंतु ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। देखो विकास जो होता है एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है, उसका एक क्रम होता है और व्यवस्थित रूप से होता है। विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन देखिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त हो, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सामाजिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। विकास एकल आयामी है, विकास एकल आयामी नहीं होता है, क्योंकि विकास कई तरीके से हो सकता है। विकास पृथक होता है, ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। विकास पृथक क्यों नहीं होता? क्योंकि विकास और वृद्धि एक साथ भी होते हैं। इसके अलावा देखिए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें देखिए, पहला है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। गलत गलत बात है, क्योंकि विकास जन्म भर मतलब जीवन भर होता रहता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है ये भी। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होते नहीं, क्योंकि विकास का मैंने सिद्धांत पढ़ाया था, वो वर्तुलाकार सिद्धांत पढ़ाया था ना, तो वर्तुलाकार मतलब एक स्पाइरल के फॉर्म में होता है। आप उसको देख लीजिए वीडियो को जाकर के, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, हाँ ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। मध्य बचपन अवधि है, तो 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष और 2 वर्ष से 6 वर्ष। तो मैंने आपको बताया था कि जो मध्य बचपन का मतलब है बाल अवस्था। बाल अवस्था जो होती है वो 2 टाइप की होती है, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था जो होती है वो आपकी मतलब मध्य बचपन की अवधि कही जाती है, जो 6 से 11 वर्ष तक की होती है। तो ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। इसके बाद देखो, रिक्त स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मानव शिशु मतलब जो शिशु होता है समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। मतलब यह है कि समाज में किस तरीके से रहना है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, क्या अच्छा है क्या गलत है, तो ये सब चीजें समझता है किसमें? समाजीकरण में। मतलब जब वो लोगों से मिलेगा जुलेगा तभी तो वो समझ पाएगा कि समाज किन नियमों को फॉलो कर रहा है, किन किन नियमों को मान रहा है, क्या हमें करना है। तो ये सब आता है किसमें? समाजीकरण में आता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत होता है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता है, ठीक है। सिद्धांत में आपको पढ़ा ही चुका हूं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को जानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब देखो, विकास के सिद्धांत किस काम आते हैं? विकास के सिद्धांत एक शिक्षक के किस प्रकार से काम आ सकते हैं? वो है कि अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बारे में ये जान जाता है कि कोई भी विद्यार्थी किस अधिगम विधि का प्रयोग करके सीखता है, किस अधिगम शैली का वो प्रयोग करे जिससे कि प्रभावी शिक्षण हो सके, प्रत्येक बच्चा जो कक्षा में उपस्थित है वो सीख जाए, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि विकास के सिद्धांतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उन अधिगम शैलियों के बारे में समझ सके जो उसके शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास की दर समान नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है।
विकास की दर समान नहीं होती है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है, मतलब यही पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत है। तो विकास की दर समान नहीं होती है, यही सिद्धांत है। विकास हमेशा एक रेखीय होता है, गलत बात है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत बात है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन ए इज राइट। फिर आत्मीयता बनाम अलगाव किस अवस्था श्रेणी में आता है? तो ये है आपका वयस्क अवस्था में, आत्मीयता बनाम अलगाव। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि विकास का एक क्रम होता है। ठीक है, विकास के परिणामस्वरूप वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। विकास विषम जातीयता स्वायत्तता की होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीखते हैं, ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? हालांकि ये चैप्टर में आगे आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल इसका जो आंसर है वो एल्बर्ट बंडूरा है। एल्बर्ट बंडूरा की एक तरीके से पूरी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं अधिगम का सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुसरण करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? तो यह है सामाजिक अधिगम। ठीक है, समाज से कुछ सीख रहा है। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। यहाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो क्यों भाई, अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई बच्चा वर्ग नहीं बना पाया तो वो डायमंड कैसे बना लेगा, हीरा कैसे बना लेगा? जब वर्ग ही नहीं बना पा रहा है तो हीरा कैसे बना लेगा? तो कहने का मतलब विकास का एक क्रम होता है। जब पहले बच्चा वर्ग बनाना सीखेगा, फिर उसके बाद में डायमंड बनाना सीखेगा। जैसे क्रम से हम बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चे जब भाग सीखता है तो भाग को सिखाने से पहले हम क्या सिखाते हैं? उसको घटाना आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा उसको पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक क्रम होता है विकास का, इसीलिए विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन पहला, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों की सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। देखो ये जहां पे मॉडलिंग आ जाए या सैंपलिंग आ जाए, प्रतिरूपण आ जाए, अल्बर्ट बंडूरा ने एक्चुअली सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया है कि बच्चे अनुकरण से ज्यादा सीखते हैं। तो ये चीज है, मतलब मॉडलिंग से ज्यादा सीखते हैं। तो जहां पे मॉडलिंग आ जाएगी तो वहां पर अल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग वो आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है हमें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो प्रकृति, पोषण, अनुकूलन और इसके अलावा पाठ संशोधन। तो ऑप्शन आपका है पोषण पर अधिक बल देता है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर अधिक बल देता है? तो उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर ज्यादा बल देता है। मैंने ये मनोसामाजिक सिद्धांत अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाया, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जब अधिगम के सिद्धांत आएंगे तब ये सारे सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन और बच्चे वो कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो यह है मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय या जीव वैज्ञानिक या व्यवहारवादी। तो इसका ऑप्शन होगा पर्यावरणीय। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा कोई अपने आसपास के लोगों से अंतःक्रिया कर रहा है तो कहने का मतलब यह है कि वो अपने आसपास के पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर्यावरणीय। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन है स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति और सार को दोहराना। तो ऑप्शन बी इज राइट, प्रतिधारण। ठीक है, प्रतिधारण का मतलब है अभी मैंने आपको बताया प्रतिरूपण, जो मॉडलिंग जो होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो आपको पता होना चाहिए विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है?
भाई अगर इसको चार ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। बाकी सब देखो, सब विकास सिद्धांत होंगे, क्रम का पालन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, अनुक्रमी सिद्धांत हो गया। विकास सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। जो गलत है वो कौन सा है, डी, तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो बात सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि विकास को हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन कैसी है आसपास की। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन इज ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि विकास केवल संस्कृति से ही नहीं होता, और भी चीजें फैक्टर होते हैं, जैसे कोई संस्था हो गई, जैसे विद्यालय है, परिवार है, इन सभी से भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अपने एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इन सभी वीडियोस को एक बार रिवाइज करके जाना, ठीक है, जिससे कि आप जब एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक एज्यूम कर पाओगे, एक एजम्पशन, एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगी उस क्वेश्चन को करने की। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।